हेलो एंड व्हाट्सअप डियर इलेवेंथियंस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है ये एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद मैं आपके चैप्टर 1 से वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है, जैसे ये चैप्टर ख़त्म कराऊंगा। एंड नाउ एज आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, लाइक जो हमारा ये चैप्टर है इसकी मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा। बेसिकली पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो जो चीज़ें हमने करनी है इस एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ नाउ वी विल स्टार्ट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ एज वेल, ठीक है, उसकी वीडियोज़ भी मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो एडजस्टमेंट्स वाले देखो, हमने पहले चैप्टर जो पढ़ा, हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां आपने फाइनल अकाउंट सीखा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा, आपने बैलेंस शीट सीखी पूरा, ठीक है। अब कभी कभी क्या चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों की या और भी चीज़ें, ये तो मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, पार्ट 2 में और भी बताऊंगा। जैसे ये चीज़ है क्लोजिंग स्टॉक या आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी है, इनका आपने एडजस्टमेंट नहीं किया। एडजस्टमेंट नहीं किया मतलब क्या है कि देखिए, अगर ट्रायल बैलेंस में आपका प्रीपेड रेंट लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या है कि प्रीपेड रेंट जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन्ड है, इसका हमने एडजस्टमेंट करा हुआ है, तभी जाके, यानी कि आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया था, फिर जाके आपने उसका लेजर बनाया, तब जाके वो आपके ट्रायल बैलेंस में आया, राइट। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में ना हो और नीचे एडजस्टमेंट्स में लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि हमने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करा व्हाइल वी वर डूइंग रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग और देन समराइजिंग, ठीक है, हमने उसमें वो ट्रीटमेंट नहीं किया। अब यहाँ समझो कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको पहले एक चीज़ बता दिया था कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर 1,20,000 हमारे ट्रायल बैलेंस में है, ट्रायल बैलेंस में कितना है 1,20,000, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि उसका मार्केट वैल्यू जो है वो 1 लाख है। क्या है बच्चों, 1 लाख है। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर वैल्यू ओनली 1 लाख, है ना, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, दैट वी टेक the lesser values we anticipate for all the future losses but not for profits, है ना। हमें हमेशा क्या लेना है, हमें हमेशा लेसर वैल्यू लेना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक। मार्केट वैल्यू चाहे कम हो या हाई हो, अगर ट्रायल बैलेंस में, कभी ऐसा भी हो सकता है ट्रायल बैलेंस में 1 लाख दिया है और मार्केट वैल्यू उसका क्या दिया बच्चों 2 लाख, तो आप तब भी 1 लाख ही लेंगे, विच एवर वैल्यू इज लेस, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाओ, मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि अगर एडजस्टेड परचेजेस हो, क्या हो, एडजस्टेड परचेजेस, तो उस टाइम पे क्या करना है, एडजस्टेड परचेज के टाइम पे आपको क्या करना है, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये कहाँ कहाँ जाता था, हमने क्वेश्चंस किए कहाँ कहाँ जाता था, ट्रायल बैलेंस में जाता, सॉरी कहाँ कहाँ जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था और बैलेंस शीट में जाता था, राइट। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज होगा तो क्लोजिंग स्टॉक विल ओनली बी शोन इन ओनली एट बैलेंस शीट, खाली और खाली कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, जब एडजस्टेड परचेज दिखाओ। एक और इसमें सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक, देखो जितने क्वेश्चंस किए, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे मेंशन था, करेक्ट। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक मेंशन हो ट्रायल बैलेंस के विद इन, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखा है, जहां आपका होता है ना परचेज, सेल्स रिटर्न, ये सब, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक मेंशन हो, तब भी उसका मतलब ये है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट किया हुआ है आपने नेट परचेज वगैरह से, ओपनिंग स्टॉक से, ठीक। तब भी जब ट्रायल बैलेंस के विद इन होगा आपका क्या, आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के विद इन, तब भी क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, ओनली ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये बात समझ आ गई बच्चों, ठीक है। फटाक से बोलो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि आपका एडजस्टेड परचेजेस जब दिया गया होगा तब क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तब भी क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू लेस है, ट्रायल बैलेंस में ज्यादा वैल्यू है, तो हम लेसर वैल्यू लेंगे। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ट्रायल बैलेंस में लेसर वैल्यू है, तो हम लेसर वैल्यू लेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो हैं जो ड्यू हो गए हैं लेकिन हमने पे नहीं करे। फॉर एग्जांपल रेंट था, रेंट हमने रेंट पे करना था, ठीक है, रेंट पे करना था, हमने पे ही नहीं करा, ठीक। अब अगर इसका भी एक और चीज है कि भैया अगर आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब हमने उसका रिकॉर्डिंग किया, पोस्टिंग किया, समराइजिंग किया, तब जाके ट्रायल बैलेंस बना, तो इसका ट्रीटमेंट यहां पे क्या होगा, ये सिर्फ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा जब ट्रायल बैलेंस में दिया हो। लेकिन अगर एडजस्टमेंट्स में दिया हो, अगर एडजस्टमेंट्स में दिया हो, तो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, करेक्ट, on the debit side. Why? Outstanding rent is an expense, it will be paid, correct? No, तो ये outstanding rent हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जाएगा, और कहां जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, है ना।
हमने कर्जा उठा लिया भाई, रेंट का रेंट नहीं पे किया अब तक, तो उसको पे तो करना है ना इन फ्यूचर में। बात समझ आई कि अगर आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ उसको कहाँ शो करना है, ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बात समझ आई। और अगर आपका आउटस्टैंडिंग रेंट आपके एडजस्टमेंट्स में दिया हो, यानी कि आपके ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हो, उसका मतलब है कि उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो तब आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अच्छा सर, अगर ऊपर ट्रायल बैलेंस में रेंट लिखा हो 500 फॉर एग्जांपल, रेंट लिखा हो 500 ऊपर में ट्रायल बैलेंस में, और नीचे दिया गया है रेंट आउटस्टैंडिंग 600, तो क्या करना है? देखो ये रेंट आपका ऑलरेडी कहाँ जाना है, ये रेंट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, करेक्ट, 500 रुपए। उसी के ऊपर ऐड कर देना है, क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 600 रुपए, तो आपका नेट रेंट, टोटल रेंट जो होगा वो 1100 रुपए होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट आप टोटल कितना दिखाएंगे, 1100 रुपए। और आपका जो लाइबिलिटी साइड होगा बैलेंस शीट, वहां 1100 नहीं दिखाना है, वहां कितना दिखाना है, वहां 600 रुपए दिखाना है बैलेंस शीट में एज लाइबिलिटी। ठीक है, क्योंकि वही हमारा पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है, हमने अब तक पे नहीं किया। चलिए जी, खत्म। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस पे आ जाओ। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंसेस थे फॉर एग्जांपल अगले साल के फाइनेंशियल ईयर का, नेक्स्ट ईयर जो हमारा है, फॉर एग्जांपल वी आर फॉलोइंग दिस फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। अब 25 में मैंने रेंट देना था, मैंने पहले ही पे कर दिया। क्या किया? पहले ही पे कर दिया। अगर आपने पहले ही पे कर दिया है, ठीक है, तो अगर इसका भी सेम सिचुएशन है, अगर आपका बच्चे कहाँ शो हुआ है, ट्रायल बैलेंस में लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड रेंट और प्रीपेड सैलरी व्हाटएवर, आपका ट्रायल बैलेंस में मेंशन्ड है, तो आप इसको सिर्फ बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में, करंट एसेट्स के नीचे, करेक्ट। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट्स में मेंशन्ड है, कहाँ मेंशन्ड है, एडजस्टमेंट्स में मेंशन्ड है, तो आप क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखाएंगे, उस एक्सपेंस से डिडक्ट करके, राइट, उस एक्सपेंस से डिडक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल आपका ये मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, रेंट था 1000 रुपये, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है प्रीपेड रेंट 600 रुपये, तो आप क्या करोगे, इस 1000 रुपये में से 600 रुपये माइनस कर दोगे और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 400 रुपये आप रेंट शो करोगे। ठीक है जी, डेबिट साइड में। और इसको कहाँ शो करोगे, इसको करंट एसेट्स के नीचे बैलेंस शीट में शो करोगे ऑन द डेबिट साइड, सॉरी देयर इज नो साइड, करंट एसेट्स में। और इसको कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट में शो करोगे एसेट साइड अंडर द हेड करंट एसेट। बात समझ आ गई बच्चों? ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट यहां तक हो गया। ठीक जी, नाउ कमिंग टू अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या होती है अक्रूड इनकम? इनकम ड्यू हुई बट अब तक रिसीव नहीं की। हमने पैसा कमाया लेकिन अब तक रिसीव नहीं किया। भैया मैं चला गया सुबह मजदूरी करने, काम करने के लिए, शाम तक दिहाड़ी लगाया, सब काम किया, लेकिन ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया, तो मेरे लिए ये क्या है, अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। तो आपकी ये इनकम जो है बच्चा, ये आपके लिए क्या बनी, एसेट बनी ना भाई। कल को ठेकेदार पैसा नहीं देगा, उसका गर्दन पकड़ के पैसा निकाल मेरा, राइट, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरा एसेट है, राइट, दिस इज माय एसेट। ठीक, अब यहां समझो बच्चे, क्या ये रिसीवेबल है? यस इट इज रिसीवेबल। तो अक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट जब हम करेंगे, अक्रूड इनकम आपकी जब भी दी गई होगी, तो आप इसको कहां शो करोगे, बैलेंस शीट में ऑन दी एसेट साइड, राइट, बैलेंस शीट में ऑन दी एसेट साइड, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ऑन दी क्रेडिट साइड, राइट। इट इज एन इनकम विच इज रिसीवेबल, ठीक है, ऑन दी क्रेडिट साइड आप इसको शो करोगे। लेकिन अगर ये ऑलरेडी आपका दिया गया हो, कहाँ पे बच्चे, आपके ट्रायल बैलेंस में, अगेन द सेम थिंग, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ शो होने वाली है, आपकी बैलेंस शीट में ऑन दी एसेट साइड। देन अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम्स, ठीक है, ये तो हो गई हमारी। फिर अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, आपने किसी से पैसा एडवांस में ले लिया, क्या ले लिया, पैसा एडवांस में ले लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बताता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने मेरा एक बिल्डिंग है, सेपरेट बिल्डिंग, इसको मैंने रेंट पे चढ़ा दिया। क्या किया, रेंट पे चढ़ा दिया। रेंट पे चढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉलोइंग अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, यहाँ से यहाँ तक होता है। और मैंने क्या किया, इसको मैंने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रेंट पे चढ़ा दिया, और 10,000 रुपये पर मंथ रेंट है, 10,000 पर मंथ। तो एक साल का कितना हुआ, शाबाश, 1,20,000। लेकिन उन भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने मेरे को 1,50,000 रुपये दे दिए। क्या दे दिए, 1,50,000 रुपये। तो ये 1,50,000 में से क्या है, 30,000 क्या है, इज दिस माई अर्न इनकम? नो, इट इज नॉट माई अर्न इनकम, दिस इज द इनकम दैट आई हैव रिसीव्ड इन एडवांस। अगले साल का है ना, नेक्स्ट ईयर जो है उसका 30,000 रुपये मैं पहले ले चुका हूँ, तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, शाबाश, लाइबिलिटी है। तो ये लाइबिलिटीज में चला जाएगा ऑन बैलेंस शीट,
ठीक है। और हमारा कहाँ जाएगा बच्चे, हमारा जो इनकम्स होगा ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें से ये लेस कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये वहाँ पे लेस हो जाएगा। हमारा जो रेंट रिसीवेबल होगा या वट एवर उसमें से ये लेस करना है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में 1,20,000 था, सॉरी 1,50,000 शो किया हुआ है, उसमें से आप क्या करेंगे, ये 20,000 30,000 जो है आपका ये लेस करके आप 1,20,000 ही दिखाओगे, ठीक। और आपका लाइबिलिटी साइड में 30,000 एज लाइबिलिटी शो करोगे। बात समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद में हमारा डिप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिप्रेशन हो गया था तुम लोगों को पढ़ के ये चैप्टर। तो डिप्रिसिएशन का बहुत सिंपल सा रूल है भाई कि अगर डिप्रिसिएशन दिया हुआ कहाँ पे, हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो खाली और खालिश कहाँ शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। अगर हमारा डिप्रिसिएशन शो किया है ट्रायल बैलेंस में तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। लेकिन अगर नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया हो, एडजस्टमेंट्स में दिया हो तो क्या करना है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, है ना। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद में और क्या करोगे, बैलेंस शीट में जो भी एसेट होगा, जो भी एसेट होगा जिस पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल मशीनरी पे, फर्नीचर पे, कार पे, किसी पे भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उस एसेट में से ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या करोगे, लेस करोगे और आपका नेट अमाउंट ऑफ एसेट दिखाओगे फाइनल कॉलम में, ठीक है। जैसे कोई बैलेंस शीट होता है ना, ये आपका लाइबिलिटीज हो गया, ये एसेट हो गया। यहाँ मान लो कार है, इसका वैल्यू 1 लाख है और बोला डेप्रिसिएशन 10%, तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे लेस डेप 10,000, 1 लाख का 10% 10,000, तो यहाँ 90,000 आप फाइनल अमाउंट लिखोगे और यही 10,000 जो डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बोलनी है डेप्रिसिएशन को लेके, ठीक है, डेप्रिसिएशन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट एट द रेट ऑफ 10%, और एक और चीज बोलिए डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, क्या इन दोनों में कोई फर्क है भैया? 10% पर एनम पूरे साल में 10% होता है, 10% ये भी तो सेम होता है? नहीं। देखो बच्चों, जब आपको बोला गया हो क्वेश्चन में डेप्रिसिएट एट 10% और वहां पे फॉर एग्जांपल 6th मंथ से या 8th मंथ से और वट एवर मंथ से आप डेप्रिसिएशन शुरू कर रहे हो, यू आर गोइंग टू इग्नोर दीज मंथ्स। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक एसेट है जिसका वैल्यू 1 लाख रुपए है और उसको डेप्रिसिएट कर रहा हूं, उसका परचेजिंग टाइम जो है मेरा वो 6 मंथ्स लेटर है, 6 मंथ्स लेटर, यानी कि मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं उसको खरीद रहा हूं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं पूरे क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए, है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने 1 लाख का एक एसेट खरीदा, 1 लाख का एक एसेट खरीदा विच इज गोइंग टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%, और मैंने इसको परचेज कब करा बच्चे? 1 जुलाई। क्या परचेज करा? 1 जुलाई। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना लगना है, इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगना है, ठीक है। 1 लाख का एसेट 10% पे परचेज है, 10% पे डेप्रिसिएट हो रहा है, 1 जुलाई को परचेज किया। आप बोलोगे भैया इसमें क्या करो, आप करो 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, यही बोलोगे ना, ठीक है। लेकिन दिस इज रॉन्ग। वाई? नाउ आई विल टेल यू। देखो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि 10%, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन 10% होने वाली है, वी आर गोइंग टू इग्नोर द टाइम फैक्टर, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम, देन वी आर कंसिडरिंग टाइम फैक्टर। याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका 10%, सिर्फ और सिर्फ 10%, तब आप टाइम फैक्टर को इग्नोर करोगे। इट डज नॉट मैटर आपने किस महीने में आपका एसेट खरीदा है। आप अगर 1 लाख का एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो 10,000 ही लिखोगे हर बार। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि आपने एसेट खरीदा था फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, वट एवर द डेट वॉज, एंड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लिखा हुआ है, तब आप कंसिडर करेंगे टाइम फैक्टर, यानी कि आप उस के साथ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करेंगे, साथ में उसमें टाइम भी इंक्लूड कर देंगे। बात समझ आ गई बच्चों? ये है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। ये पार्ट 1 था। इसके बाद में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलनी है जिसमें बच्चों को बहुत डर लगता है, विच इज़ बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि कल ही होगी, आपकी नेक्स्ट वीडियो हो जाएगी। तब तक ये कॉन्सेप्ट पूरा देख लो, पूरा इनको पढ़ लो, ठीक है। और एक और चीज़ें हैं, जैसे मैं जर्नल एंट्रीज अगर बताऊँ, ऐसे फटाक से मुझे जर्नल एंट्रीज बताओ। जैसे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं ना हमेशा, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, है ना।
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये चीजें देखनी है। अक्रूड इनकम की, अक्रूड इनकम क्या है, हमारा एसेट है, ठीक है। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम्स अकाउंट, ऐसे करोगे। बहुत सिंपल होती हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा पूरा। दे आर वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल इफ यू अप्लाई द लॉजिक, ठीक है। तब तक ये सब आप देख लो, पूरा पढ़ लो, जहां डाउट हो मुझे पूछो, बस इतनी ही टर्म्स पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं है। जितना डाउट आएगा उतना ही अच्छा होगा, जितने क्यूरियस होते जाओगे उतना ही अच्छा होगा। प्लीज़ कम एंड आस्क मी, मुझे पूछो, मेरा मेल है, टेलीग्राम है, या कोई भी जगह आपके कमेंट्स हैं, वहाँ पे मेरे को पूछ लो जो भी डाउट्स हैं, ठीक है। तब तक पढ़ो और यूं ही आगे बढ़ो।